यूएसए बर्बाद हो रहा है। I think you're going to see a very rapid decline in the value of the dollar in a matter of The days. world's largest economy, the United States of America, is running out of cash. Federal debt load snowballing in recent months, adding about $1 trillion every 100 days. And The domination of the dollar is under threat. Well, there's a very real risk that the United States will lose its mantle as the world superpower. It's not far off. $35 ट्रिलियन और 2900 लाख करोड़, ये है यूएसए का नेशनल डेट। इसको उनकी जीडीपी से कंपेयर करें तो इट इज रफली 125% ऑफ इट्स जीडीपी। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस साल यूएस गवर्नमेंट $892 बिलियन का इंटरेस्ट पे करने वाली है। इन कंपैरिजन फॉर द फिस्कल ईयर 2024 उनकी रेवेन्यू कलेक्शन थी $4.08 ट्रिलियन, विच मींस 22% ऑफ यूएसए's रेवेन्यू सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाएगा। और जिस स्पीड से यूएसए डेट ले रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इन द नेक्स्ट 1 डेकेड यूएसए को $12.9 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो क्या यूएस ये पेमेंट्स कर पाएगा? इंटरेस्ट मे बी, बट प्रिंसिपल अमाउंट नॉट अ चांस। बट लेट मी आस्क यू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आज वर्ल्ड की हर कंट्री को अपना पूरा डेट पे ऑफ करने के लिए कहा जाए, तो आपको क्या लगता है कितनी कंट्रीज डिफॉल्ट करेंगी? 50%, 70%, 80%? नो, 100%। यस, इस वर्ल्ड में ऐसी एक भी कंट्री नहीं है जो अपना डेट जीरो कर सकती है, क्योंकि दुनिया में इतना पैसा ही नहीं है जितना डेट है। Confused? In this video, I am going to explain you our debt-based monetary system. How did we reach here? How is the US exploiting this system? And how will it impact the rest of the world? You can create money out of thin air if you're at the central bank. Every single dollar in your wallet, every single penny in your checking account is created by the Federal Reserve out of debt. If I don't borrow money, there's no money in the world. Money is created by borrowing. Hi guys, I'm Inder Kapoor और आज के एपिसोड में I'm going to share with you an eye-opening truth about the modern day money creation. Let's start from the beginning. पिछले thousands of years से ट्रेड ह्यूमन सोसाइटी का एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट रहा है। इसका सबसे पहला फॉर्म था बार्टर सिस्टम, जिसमें ह्यूमंस एक गुड या सर्विस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी दूसरे गुड या सर्विस से एक्सचेंज करते थे। लेकिन बार्टर सिस्टम एक बहुत ही इनएफिशिएंट सिस्टम था। सोचो कि अगर पर्सन एक टेंट बनाता है और उसे शूज की नीड है, तो एक पेयर ऑफ शूज के एक्सचेंज में उसे एक पूरा टेंट देना पड़ेगा। इन्हीं रीजंस की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ जो ट्रेड के लिए एक मीडियम बनने वाला था, मनी। ये नहीं, ये मनी का सबसे पहला फॉर्म था ये शेल्स। अब कुछ भी बाय करने के लिए हमें अपने गुड्स एक्सचेंज नहीं, सिर्फ कुछ शेल्स देने पड़ते थे। दी ओनली प्रॉब्लम वाज कि ये शेल्स हर जगह थे। You could just pick one from a beach and use it as money. So we tried to use something else. कभी हमने कैटल्स ट्राई की और कभी ग्रेन्स, बट इनमें से कुछ भी परफेक्ट नहीं था। टू इंक्रीज योर मनी आप कैटल को ब्रीड करवा सकते थे और ग्रेन्स को ग्रो। टू बी यूज्ड एज मनी हमें कुछ बेटर चाहिए था, कुछ ऐसा जो रेयर हो और इन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हो। एंड दिस इज व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड ट्रेडिंग विद गोल्ड, एक ऐसा प्रेशियस मेटल जिसे ह्यूमंस क्रिएट नहीं कर सकते थे। दिस इज व्हाट मेड गोल्ड द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मनी। धीरे धीरे गोल्ड को इक्वल यूनिट्स ऑफ कॉइन्स में मिंट किया गया एंड फ्रॉम देन ऑन ट्रेड स्टार्टेड राइजिंग एक्सपोनेंशियली। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने लगे और गोल्ड को यूज करना डिफिकल्ट होता गया, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शंस बड़ी होती थी तो इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ज्यादा गोल्ड कैरी करना मुश्किल भी था और अनसेफ भी। सो टू सॉल्व दिस हमने रिसीट्स या पेपर मनी यूज करना स्टार्ट किया। फॉर इंस्टेंस, अब अगर ट्रेडर एक्स ट्रेडर वाई से कुछ गुड्स बाय करना चाहता है विच आर वर्थ 1000 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो फिजिकल गोल्ड देने की जगह एक्स वाई को एक रिसीट देगा जिसपे ये लिखा होगा कि 1000 ग्राम्स ऑफ गोल्ड उसके लिए एक स्पेसिफिक वॉल्ट या बैंक में रिजर्व किया गया है। वाई इस रिसीट से अपना गोल्ड विड्रॉ कर सकता है या फिर इसी रिसीट से कुछ और बाय कर सकता है बिना कोई गोल्ड कैरी किए। बट रिमेंबर, मनी अभी भी गोल्ड ही था, वैल्यू इन पेपर्स में नहीं, गोल्ड में थी। धीरे धीरे हम इन रिसीट्स को बेटर बनाते गए। हर कंट्री अपनी अपनी रिसीट्स बनाने लगी, इवेंचुअली कॉलिंग देम देयर करेंसी। अब ट्रेड जनरली इन करेंसीज के थ्रू ही होने लगा। बाय 1873 ऑलमोस्ट सभी कंट्री की अपनी एक करेंसी थी और हर करेंसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गोल्ड से बैक्ड थी। इसका मतलब ये है
कि अगर मेरे पास $20 हैं तो मैं किसी भी बैंक के पास जाकर इसे $20 वर्थ ऑफ गोल्ड से एक्सचेंज करवा सकता हूँ। फॉर 40 years ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। बट देन इन 1914 वर्ल्ड वॉर 1 ब्रोक आउट। इस वॉर में वर्ल्ड की कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन्वॉल्व थी और इसे जीतने के लिए अब हर कंट्री अपनी मिलिट्री, वेपन्स और टैंक्स पर मैसिव स्पेंडिंग करने लगी। ये एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया दैट कंट्री स्टार्टेड फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मनी। सो टू फिक्स दिस प्रॉब्लम दे मेड अ प्लान। अभी तक $20 ऑफ गोल्ड के इक्वल था, लेकिन एक्सपेंडिचर करने के लिए जनरली सिर्फ इस $20 ऑफ पेपर करेंसी की ही जरूरत पड़ती थी और ये गोल्ड हमेशा वॉल्ट्स में ही रहता था। तो यूएस और वॉर में इन्वॉल्व बाकी कंट्रीज ने सोचा, व्हाट इफ वी प्रिंट मोर पेपर मनी देन वी हैव गोल्ड। मतलब अगर इस $20 वर्थ ऑफ गोल्ड के अगेंस्ट $50 ऑफ पेपर मनी प्रिंट कर दिए जाएं, तो दिस वे दे विल बी एबल टू फंड देयर एक्सपेंसेस एंड होपफुली विन द वॉर। सो वर्ल्ड में एक नया मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जिसमें करेंसीज सिर्फ पार्शियली गोल्ड से बैक्ड होने लगी। लाइक आई एक्सप्लेन्ड, अब $50 ऑफ पेपर मनी के अगेंस्ट $50 का गोल्ड नहीं, सिर्फ $20 का गोल्ड एक्सचेंज किया जा सकता था। इन 1939 द वर्ल्ड विटनेस्ड अनदर वॉर, World War II. Now let me tell you an interesting thing about wars. जो भी कंट्री एक वॉर में इन्वॉल्व होती है वो अपना सारा एक्सपेंडिचर उस वॉर को जीतने में लगा देती है। अपनी लेबर को सोल्जर्स बना देती है, टोस्टर मैन्युफैक्चरर से गन बनवाने लगती है और कार मैन्युफैक्चरर से टैंक्स। इसी वजह से उन्हें अपने बेसिक कंज्यूमर गुड्स बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। अब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों को यूएसए ने बहुत लेट ज्वाइन किया था एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ दीज वॉर्स यूएसए इन वॉर्स में इन्वॉल्व यूरोपियन कंट्रीज को बेसिक कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट क्योंकि यूएस ये ट्रेड गोल्ड में कर रहा था, बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 यूएसए ने वर्ल्ड का 2/3 गोल्ड कॉर्नर कर लिया था। दूसरी साइड थी वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज जिनके पास सिर्फ 1/3 गोल्ड बचा था और यूरोप के पास तो इसमें से भी बहुत नेग्लिजिबल शेयर था, उनके पास सिर्फ डॉलर्स थे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप ने यूएस से बहुत सारे लोन्स लिए थे और ये सारे लोन्स यूएसए ने उन्हें डॉलर्स में दिए। तो एक बार फिर से एक नया मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, वो सिस्टम जिसने यूएसए को सुपर पावर बनाया और डॉलर को वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी, द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इस सिस्टम में वर्ल्ड की बाकी करेंसीज गोल्ड से डायरेक्टली बैक्ड नहीं होंगी, इंस्टेड वो डॉलर्स के थ्रू गोल्ड से बैक्ड होंगी। मतलब अगर मेरी करेंसी पाउंड है तो पाउंड के एक्सचेंज में मुझे डॉलर्स मिलेंगे और इन डॉलर्स को मैं गोल्ड में एक्सचेंज करवा सकता हूँ at the rate of $35 per ounce. In the next 2 decades, USA ने इस सिस्टम को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 USA काफी सारी वॉर्स को फंड करता था, जैसे कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, कंबोडियन सिविल वॉर एटसेट्रा। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड अब डॉलर्स में किया जाता था, USA इन वॉर्स के लिए नए डॉलर्स प्रिंट करता था और उन्हें अपने एलाइज को एक्सपोर्ट कर देता था। धीरे धीरे USA के पेपर डॉलर्स उनके गोल्ड रिजर्व से कहीं ज्यादा होते गए। वो जानते थे कि बहुत कम ही कंट्रीज उनसे इन डॉलर्स के एक्सचेंज में गोल्ड विड्रॉ करने आएंगी और इसीलिए वो डॉलर्स प्रिंट करते ही गए। बट देन वन डे दिस हैपेंड। Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement. En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगॉल, जो अपनी कंट्री से ये कह रहे हैं कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड के साथ फ्रॉड कर रहा है। हम ये नहीं भूल सकते कि वैल्यू इनके डॉलर्स में नहीं गोल्ड में है। इस स्पीच के बाद फ्रांस यूएसए से गोल्ड विड्रॉ करने लगा और ये देख के बाकी कंट्रीज ने भी अपना गोल्ड विड्रॉ करना शुरू कर दिया। बाय 1971 यूएसए ने अपने 50% गोल्ड रिजर्व्स को लूज कर दिया था। यूएस गवर्नमेंट अब पैनिक कर रही थी और इससे पहले वो अपना पूरा गोल्ड लूज कर देते, ऑन 15 अगस्त 1971 अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Nixon introduced a new monetary system, the dollar standard, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड ट्रेड अभी भी डॉलर्स में होगा,
लेकिन ये डॉलर्स अब गोल्ड में रिडीमेबल नहीं होंगे। फ्रॉम दिस पॉइंट इन हिस्ट्री ऑल करेंसीज इन द वर्ल्ड बिकेम फिएट करेंसीज, यानी कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होती है, जो आता है इस पेपर पे लगे सेंट्रल बैंक के स्टैम्प से। ये है हमारा आज का सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में कुछ ऐसे नुआंसेस हैं जिसे बहुत ही कम लोग समझते हैं, जैसे कि ये कि वर्ल्ड में इतनी करेंसी सप्लाई ही नहीं है जितना डेट है। टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मॉडर्न मनी इज क्रिएटेड। क्योंकि ये सिस्टम यूएस ने शुरू किया था, हम एग्जाम्पल भी यूएस का ही लेंगे, बट रिमेंबर वर्ल्ड की हर कंट्री में करेंसी ऐसे ही क्रिएट की जाती है। इस प्रोसेस में एक कंट्री की दो गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, फर्स्ट द गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड सेकेंड द सेंट्रल बैंक। ये दोनों अथॉरिटीज इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं। इन द यूएस गवर्नमेंट को जो बॉडी रिप्रेजेंट करती है उसे कहते हैं द ट्रेजरी डिपार्टमेंट और सेंट्रल बैंक को कहते हैं फेडरल रिजर्व। नाउ लेट अस अज्यूम कि यूएस में अभी कोई करेंसी या मनी नहीं है। सो टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट नीड्स मनी, से $1 ट्रिलियन, जो उन्हें देगा उनका सेंट्रल बैंक, लेकिन फ्री में नहीं, एज अ लोन। बेसिकली एक गवर्नमेंट को जितने भी फंड्स चाहिए होते हैं वो उतने ही अमाउंट के बॉन्ड्स इशू करती है। जैसे इस सिनारियो में यूएस ट्रेजरी $1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स इशू करेगी विद अ प्रॉमिस टू पे इट बैक इन द फ्यूचर प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, वी कॉल देम गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यूएस में इन बॉन्ड्स को ट्रेजरी बॉन्ड्स कहा जाता है। ये ट्रेजरी बॉन्ड्स फिर यूएस के सेंट्रल बैंक फेड को सेल किए जाएंगे और इन बॉन्ड्स की पेमेंट करने के लिए फेडरल रिजर्व डॉलर्स प्रिंट करेगा। दिस इज हाउ पेपर मनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इन इकोनॉमिक्स एक कंट्री की पेपर मनी को बेस मनी कहा जाता है। अब जैसे ही ये डॉलर्स यूएस गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, वो इन्हें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर स्पेंड करना शुरू करेगी एंड स्लोली these dollars will get distributed to the people working in these projects. Now listen carefully because this is where it gets really interesting. अपना नेसेसरी एक्सपेंडिचर करने के बाद ये लोग अपनी सेविंग्स एक बैंक में डिपॉजिट करेंगे और यहाँ से शुरू होगी असली मनी क्रिएशन। लेट्स से आप $100 एक बैंक में डिपॉजिट करते हो। अब अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग बैंक इस डिपॉजिट में से एक सर्टेन प्रोपोर्शन अपने पास एज अ रिजर्व रखेगा और बाकी का अमाउंट किसी और को लोन पर दे देगा। बैंक कितना प्रोपोर्शन अपने पास रखेगा ये डिसाइड करता है एक रेशियो, जिसे रिजर्व रेशियो कहते हैं, और ये एक कंट्री का सेंट्रल बैंक सेट करता है। वैसे तो अलग अलग डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग रिजर्व रेशियोज वेरी करते हैं, बट अभी के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यूएस का रिजर्व रेशियो है 10%। इसका मतलब आपके $100 में से बैंक अपने पास $10 रखेगा और $90 लोन पर दे देगा। नाउ दिस बैंक हैज 2 अकाउंट्स, एक आपका और एक उस $90 के बोरोवर का। आइडियली आपके बैंक अकाउंट में अब सिर्फ $10 का कैश बचा है, लेकिन लुक हियर, your account is still showing $100. This means the remaining $90 is just a number. On top of this, borrower के अकाउंट में अब $90 का कैश है। इसका मतलब बैंक ने इन $100 को $190 बना दिया। अब जैसे ही ये borrower इन $90 को स्पेंड करेगा, जिसके पास भी ये $90 जाएंगे, वो फिर से इन्हें एज सेविंग्स एक बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। Once again, the bank will keep 10% of this money and loan out the remaining 90%, $81. This way, the $190 now become $271. This process would continue till the initial deposit of $100 becomes 10 times its value, that is $1,000. इस तरह से बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में करेंसी एक्सपेंशन करता है। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, रिजर्व रेशियोज अलग अलग डिपॉजिट्स के लिए वेरी करते हैं। किसी के लिए 10%, किसी के लिए 5 और किसी के लिए 0 भी। नाउ अंडरस्टैंड कि ये एक्सपेंशन तो सिर्फ $100 से होगी, बट यूएस गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन इंजेक्ट किए हैं, जो सूनर और लेटर बैंक्स में एज डिपॉजिट्स आने ही वाले हैं। सो इमेजिन टू व्हाट एक्सटेंट कैन दीज $1 ट्रिलियन बी एक्सपेंडेड, स्पेशली अगर रिजर्व रेशियो 0 हो। ये होती है कंट्री की करेंसी सप्लाई। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस मनी दैट द सेंट्रल बैंक प्रिंट्स एंड ऑफ द एक्सपेंशन दैट द बैंकिंग सिस्टम डज बाय टाइपिंग नंबर्स। इन फैक्ट हमारी 92 to 96% करेंसी सेंट्रल बैंक्स नहीं बल्कि बैंक्स क्रिएट करते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, डेट। थोड़ा पीछे चलते हैं, लिसन टू द स्टेटमेंट। नाउ लेट अस अज्यूम कि यूएस में अभी कोई करेंसी या मनी नहीं है। सो टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट नीड्स मनी, से $1 ट्रिलियन, जो उन्हें देगा उनका सेंट्रल बैंक, लेकिन फ्री में नहीं, एज अ लोन। इस स्टेटमेंट में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यूएस गवर्नमेंट
अपनी इकोनॉमी का पहला डॉलर भी लोन लेती है बाय इशूइंग अ बॉन्ड, और ये प्रॉमिस करती है कि वो उसे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेगी, विच इज से $1। बट इंटरेस्टिंगली, अगर उन्होंने एक ही डॉलर लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करने के लिए दूसरा डॉलर आएगा कहाँ से? वेल, उन्हें ये दूसरा डॉलर भी बोरो करना पड़ेगा, लेकिन उस पे भी तो इंटरेस्ट ड्यू होगा। एग्जैक्टली। नाउ लुक एट दिस, देयर इज एन इंटरेस्ट ड्यू ऑन द बॉन्ड्स दैट द गवर्नमेंट इशूज एंड देयर इज आल्सो एन इंटरेस्ट ड्यू ऑन ऑल द लोन्स दैट द बैंक्स गिव आउट। मतलब इस वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी एग्जिस्ट करती है उस सब पे इंटरेस्ट ड्यू है। एंड दिस इज व्हाई आई सेड कि वर्ल्ड में कभी इतनी करेंसी होगी ही नहीं कि पूरा डेट पे ऑफ किया जा सके। हाँ, इस डेट को कम किया जा सकता है लेकिन पे ऑफ नहीं। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस टू आवर स्टोरी फ्रॉम 1971। 1971 में जैसे ही डॉलर स्टैंडर्ड अनाउंस हुआ, सभी एग्जिस्टिंग डॉलर से गोल्ड की बैकिंग हट गई और उस गोल्ड की जगह उतने ही डॉलर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर दिए गए, जो अब यूएसए का नेशनल डेट बन गए। इस नेशनल डेट का इंटरेस्ट अब यूएस गवर्नमेंट अपने टैक्स रेवेन्यू से पे करेगी, वो टैक्सेस जो उनके सिटीजन्स पे कर रहे थे। दिस मीन्स every time the Fed prints, it adds up into the national debt of USA and the interest portion of the tax revenue increases. क्योंकि ideally एक गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू ही उनकी मेजर अर्निंग्स होती है। गवर्नमेंट इसी रेवेन्यू से अपने रेगुलर एक्सपेंसेस करती है, और अगर इस रेवेन्यू का मेजर पोर्शन सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जाने लगा तो उनके पास बाकी एक्सपेंसेस करने के लिए फंड्स नहीं बचेंगे। तो इन एक्सपेंसेस के लिए गवर्नमेंट एक बार फिर से बॉन्ड्स इशू करेगी और सेंट्रल बैंक फिर से करेंसी प्रिंट करेगा। दिस इज हाउ इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग विशियस साइकिल। वैसे तो यूएस के ये ट्रेजरी बॉन्ड्स फॉरेन कंट्रीज भी बाय करती हैं, लेकिन यूएस गवर्नमेंट अपनी मेजर फंडिंग फेडरल रिजर्व से ही लेती है, विच इज थ्रू प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स। लुक एट दिस चार्ट, ये है फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट। It took the Fed 200 years to print a total of $825 billion. But then, in 2008, the global financial crisis hit the world. अपने बैंक्स और इकोनॉमी को सेव करने के लिए the US Fed started printing vigorously. By the end of 2008, उनकी बैलेंस शीट roughly $2.5 trillion से एक्सपैंड कर चुकी थी। इसके बाद उनकी प्रिंटिंग में दूसरा बड़ा स्पाइक आया ड्यूरिंग 2020 कोविड क्राइसिस। उस साल विद इन 3 months यूएस फेड ने $3 ट्रिलियन प्रिंट किए, एंड बाय 2022 उनकी बैलेंस शीट $9 ट्रिलियन की हो चुकी थी। पॉइंट इज, टाइम एंड अगेन द यूएस फेड कीप्स प्रिंटिंग, एंड रिमेंबर, ये मनी तो सिर्फ उनकी बेस मनी है। अब इमेजिन करो कि यूएस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कितनी करेंसी एक्सपेंशन हो रही होगी। प्रॉब्लम इज कि इस प्रिंटिंग से ना सिर्फ यूएस की इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ रही हैं, बल्कि उनके डॉलर की वैल्यू भी डाइल्यूट होती जा रही है। 1971 से आज तक डॉलर अपनी 98% वैल्यू लूज कर चुका है। इसका मतलब कि अगर $1 1971 में 10 एप्पल्स बाय कर सकता था, तो आज वही डॉलर सिर्फ 0.2 एप्पल्स ही बाय कर पाता है। अगर इस पेस से वर्ल्ड की कोई भी और कंट्री प्रिंट करती तो अभी तक उनकी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ चुकी होती। सो फार यूएसए सिर्फ इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि डॉलर आज भी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है और उनकी मेजर सप्लाई पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर लेती है। एज ऑफ 2022 88% of all international transactions were still happening in dollars. But इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए और उनकी करेंसी कभी कोलैप्स नहीं कर सकते। इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड बहुत फास्ट रियलाइज कर रहा है कि यूएसए अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कभी हुआ करता था। इसलिए कंट्रीज जैसे चाइना अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट ना करके गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है, वही गोल्ड जो रियल वैल्यू थी। मोर सो चाइना अपना 20 to 30% ट्रेड अब युआन में करने लगी है। एंड नॉट जस्ट दैट, वेरियस कंट्री ग्रुप्स जैसे ब्रिक्स और आसियान अब ज्यादातर अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑयल, जो ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए उनका सबसे इम्पोर्टेंट इंपोर्ट होता है, अब दूसरी करेंसीज में भी ट्रेड होने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया अपना ऑयल बायर्स को उनकी लोकल करेंसीज में सेल कर देता है। इवन इंडिया ट्रेड्स ऑयल विद रशिया यूजिंग इंडियन रूपी। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर और यूएस का सबसे इम्पोर्टेंट एलाई भी अपने ऑयल के लिए डिफरेंट करेंसीज में पेमेंट्स एक्सेप्ट करने लगा है। और ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स हैं। देयर आर मेनी अदर डी-डॉलराइजिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स जो या तो एग्जिस्ट करते हैं या अभी पाइपलाइन में है। फॉर ओवर 80 years नाउ यूएसए हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग इट्स पावर, बट नाउ इट सीम्स दैट द डूम्सडे फॉर यूएस इज नॉट दैट फार। That's it for today. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.